हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का विषय बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम बता दें कि आज ये चैप्टर टोटल खत्म हो जाएगा। तो यह जो वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 5 है। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 5 है। पीछे हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ भारती भवन बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे भारती भवन बुक से पढ़ा रहा हूँ। एक बात और याद रखिएगा, NCERT से हम नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भारती भवन बुक से यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, बात करें भारती भवन से क्यों, तो भारती भवन में जो टॉपिक दिया है, NCERT लेंगे तो NCERT में टोटली आपको साइंस ही दिया है, टोटल लिया करके आपको साइंस ही दे दिया है। जबकि भारती भवन में आपको प्रत्येक साइंस के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स हो गया, इन सबको अलग अलग दिया है। ठीक है, जबकि NCERT में क्या दिया है, सबको एक ही में दे दिया है। इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, चैप्टर बस इसमें चेंज हो गया है, क्योंकि जो आपका जो इसमें बायोलॉजी का ना जैसे चैप्टर है, तो इसमें जी है केवल जैव प्रक्रम, NCERT में केवल दिया जैव प्रक्रम। जबकि भारतीय भवन में बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी का है जैव प्रक्रम एवं पोषण। यहाँ पे भी है बायोलॉजी का, लेकिन दिया नहीं है, टोटली साइंस को एक ही में मिला करके दिया। तो हम यहाँ पे भारतीय भवन से पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 4 में देखा था जंतुओं में पोषण, और इसके साथ साथ हम लोगों ने मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में समझा था। मनुष्य का आहारनाल किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, इसको सब हमने पार्ट 4 में देख लिया था। और इसके साथ साथ हम लोग मुख गुहा के बारे में भी वहाँ पे बात किया था। तो वहाँ पे जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ दंत स्टिच है और दंत प्लाक के बारे में भी बात किया था। और वहाँ पे हम लोगों ने लार के बारे में भी वहाँ पे बात किया था। ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में। तो जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ पे अब हम लोग समझने वाले हैं मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है। मुख गुहा के जो बाद आहारनाल आता है वो होता है ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रसनी जो होता है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यानी मुख जो होता है, मुख का पिछला भाग जो कहा क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। देख लेते हैं पिक्चर में, थोड़ा देखिएगा। ये है हमारा मुख, ये वाला क्या है, हमारा मुख है। मुख ये है, तो इसका पिछला भाग ये वाला क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। यही वाला क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, तो मुख गुहा का जो पिछला भाग कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार जो आहारनाल के अगले भाग में खुलता है, तथा कंठ द्वार जो श्वासनली में खुलता है। ग्रसनी में आपको देखेंगे तो 2 छिद्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ग्रसनी। ग्रसनी में 2 छिद्र है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये दोनों छिद्र जो होता है, एक ये वाला जो आपको छिद्र दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है श्वासनली। ठीक है, और ये है निगल द्वार। ये है श्वास द्वार और ये है निगल द्वार। निगल द्वार जो होता है, आहारनाल का अगला भाग ग्रासनली में खुलता है। कहाँ खुलता है, ग्रासनली में खुलता है। इसके बारे में ग्रसनी के बाद ही हम लोग ग्रासनली पढ़ेंगे लोग। तो निगल जो ग्रसनी होता है उसमें 2 छिद्र होता है, श्वासनली और निगल द्वार। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे दिया होगा, ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, कंठ द्वार और निगल द्वार, सॉरी कंठ द्वार और निगल द्वार। ठीक है, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार कहाँ खुलता है, तो आहारनाल का जो अगला भाग होता है ग्रासनली, वहाँ पे खुलता है। और जबकि कंठ द्वार जो होता है, श्वास नली यानी कि श्वास की जो नली होती है वहाँ पे खुलता है। देखिएगा यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा, ये हमारा श्वास नली, तो ये अगले पार्ट में खुलता है। जबकि ये जो है हमारे आहारनाल का अगला पार्ट ग्रासनली में खुलता है। ठीक है, निगल द्वार आहारनाल के अगला पार्ट ग्रासनली में खुलता है। ठीक है, अब देखिएगा, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाती है। देखेंगे तो कंठ द्वार, ये हमारा कंठ द्वार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये है हमारा कंठ द्वार। ये वाला पार्ट, ये जो लटका हुआ है, ये हमारा है कंठ द्वार। अब इसी के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, इसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेता है। यानी कि कोई भी मनुष्य जब भोजन करता है तो जो एपिग्लोटिस जो होता है क्या करता है, कंठ द्वार को क्या कर लेता है, ढक देता है, बंद कर देता है, जिससे भोजन क्या होती है, श्वास नली में नहीं जा पाता है। जब एपिग्लोटिस जब होता है, कंठ द्वार को बंद कर देता है, तो क्या होता है कि जो भोजन होता है यह श्वास नली में नहीं जा पाता है, एपिग्लोटिस बंद कर देता है तब। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं।
देखिएगा। इसके बाद आता है ग्रासनली, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि जो कंठ द्वार, सॉरी, जो निगल द्वार होता है आहारनाल का अगला भाग ग्रासनली में खुलता है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे लोग ग्रासनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ग्रासनी के बारे में समझ गए होंगे। अब बस समझते हैं लोग ग्रासनली के बारे में। ग्रासनली क्या है? तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रासनली में पहुँच जाता है। देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भोजन ग्रहण किया था, मुख में हम लोगों ने जो भोजन ग्रहण किया था, यहाँ पे हम लोगों ने जो भोजन ग्रहण किया था, यहाँ पे क्या होता है कि लार से सनता है, लार से इसको क्या किया जाता है? साना जाता है। उसके बाद ये क्या होता है कि निगल द्वार द्वारा ये होते हुए क्या होता है कि हमारे ग्रसनी में पहुंचता है, सॉरी ग्रासनली में पहुंचता है। निगल द्वार होते हुए कहाँ पे आता है? ये ग्रासनली में पहुंचता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये निगल द्वार होते हुए क्या होता है? ग्रासनली यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचता है। जैसे ही ग्रासनी में पहुंचता है, ग्रासनी में क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, यानी कि सिकुड़ता है और फैलता है, ऐसी एक क्रिया होती है, ठीक है। तो देखिएगा अभी यहाँ पे, रुकिए, देखिएगा। ग्रासनी में पहुंचता है, कि जो हम लोग मुख में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको लार से सानते हैं। उसके बाद ये हमारे निगल द्वारा यानी कि ग्रसनी में आता है, और ग्रसनी से क्या फिर से आता है? ग्रासनली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है। देखिएगा, भोजन जैसे ही ग्रासनली में पहुंचता है तो ग्रासनली की जो दीवार होती है वहां पे क्या होती है कि संकुचन या फिर सिकुड़न, ये दोनों एक ही नाम है, संकुचन या फिर सिकुलन होता है, शिथिलन या फिर फैलाव होता है। संकुचन यानी कि पचकता है, उसके बाद फिर से फैल जाता है, बढ़ जाता है, ऐसी उसमें क्रिया होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। यानी कि ग्रासनली में जैसे ही भोजन पहुंचता है, क्रमाकुंचन, सिकुड़ने और फैलने की क्रिया होती है, जिसे हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है, और यही क्रमाकुंचन के कारण जो भोजन होता है ग्रासनली से कहाँ पहुंचता है? हमारे आमाशय में पहुंचता है, यानी कि धीरे धीरे खिसकता है। जैसे ही खिसकता है तो ग्रासनली से पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रासनली एक ऐसा पार्ट है जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, और ग्रासनी से भोजन क्या होता है? आमाशय में पहुंचता है। ग्रासनी में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो क्या होता है? क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। इसी के कारण जो होता है भोजन हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है हमारी ग्रासनली, ठीक है। ग्रासनली में जैसे ही भोजन पहुंचा तो देखेंगे तो यह क्रमाकुंचन की क्रिया हो रही है। देखेंगे तो आहारनाल में क्रमाकुंचन, यहाँ पे क्या हो रही है? क्रमाकुंचन की क्रिया हो रही है। यहाँ से यह देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यह शिथिलन है, संकुचन है, यानी कि संकुचित हुआ, एक साथ जुड़ गया, ठीक है, संकुचित हो गया, कम हो गया। जैसे यहाँ पे भोजन आया तो यह शिथिलन हो गया, फैलाव इसका बढ़ गया, यानी कि यह क्रमाकुंचन की क्रिया होती हुई ये हमारी क्या होती है? आमाशय में हमारा भोजन पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ग्रसनी से भोजन क्या होता है? आमाशय में पहुंच जाता है। अब आमाशय के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहास के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई होती है। आहारनाल कैसी एक, आहारनाल जो होती है एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। यह कहाँ से शुरू होती है? तो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होता है और अनुप्रस्थ दिशा में यह फैली हुई होती है। आमाशय का अग्र भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं हमारे आहारनाल में आमाशय किधर है। देखिएगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या है? आमाशय, यही हमारा आमाशय। ध्यान दीजिएगा, ये वाला इतना जो आपको दिख रहा है ये हमारा आमाशय है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं, इसमें देखिएगा, ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यही हमारा आमाशय। इसके अंदर आपको जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, जूम करते हैं थोड़ा, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, यही क्या हमारा आमाशय है, ये वाला, ठीक है। ये आमाशय, इसको छोड़ करके, ठीक है, तो ये हमारा आमाशय है, ठीक है। तो आमाशय में भोजन जैसे ही पहुंचता है तो आमाशय को कई पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अग्रभाग, वहाँ पे बता रहा था कि अग्रभाग कार्डियक कहलाते हैं। तो चलिए रुकिए, देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो आमाशय को तो हमने देख लिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है हमारा आमाशय, ठीक है। ये वहाँ पे केवल उसमें आहारनाल में था और यहाँ पे अकेले है, ठीक है। तो ये हमारा आमाशय, ठीक है। देखा, आमाशय का जो अग्रभाग मतलब आगे के भाग जो होता है कार्डिय कहलाता है, और पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक भाग कहलाता है। देखेंगे तो आमाशय का जो अग्रभाग होता है, ये आगे वाला भाग कार्डिय कहलाएगा, और पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक भाग कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आमाशय का अग्रभाग कार्डिय कहलाता है और पिछला भाग क्या कहता है? पाइलोरिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो भाग होता है फुंडिक भाग कहलाता है। देखिएगा, आमाशय के, और देखिए आमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, आमाशय का जो अग्रभाग होता है वो कार्डिय कहलाता है, और पिछला भाग क्या कहता है? पाइलोरिक भाग कहलाते हैं। और वही आमाशय का जो बीच वाला भाग होता है वह फुंडिक भाग कहलाता है। याद रखिएगा, दोनों तीनों पार्ट।
आहरनाल के अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। यानी आमाशय की जो भीतरी दीवार होती है यानी अंदर की ओर स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाओं का स्तर होता है। यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाएं होती है, इनका एक स्तर होता है, एक परत बनी होती है। यह कोशिकाओं का जो स्तर होता है यह जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। इन कोशिकाओं का जो स्तर होता है क्या होता है, कहीं कहीं पे अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भाग की कोशिकाओं से आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का स्राव होता है, यानी कि निर्माण होता है। यानी कि जहाँ पे यह हमारी जो स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाएं होती है कहीं कहीं धंसी होती है। जहाँ पे यह धंसी हुई होती है वहाँ से क्या होता है कि आमाशय ग्रंथि या फिर जिसे जठर ग्रंथि भी कहते हैं, इसका स्राव होता है, इसका निर्माण होता है जहाँ पे एपिथेलियमी कोशिका धंसी हुई होती है। इतना तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पे जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं से 3 प्रकार की जठर रस्राव होता है। जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जठर ग्रंथि जो होती है इसकी कोशिकाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। पहली होता है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। क्या होती है, पहला जो होता है श्लेष्मा या फिर म्यूकस कोशिका, दूसरा होती है भीतीय या फिर अम्लजन कोशिका, और तीसरा होता है मुख्य या फिर जाइमोजिन कोशिका। यानी जठर ग्रंथियां जो होती है इसकी जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, भीतीय या फिर अम्लजन कोशिका, और तीसरा इसका मुख्य या फिर जाइमोजिन कोशिका। ये 3 कोशिकाएं होती है जठर रस की। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। यानी इन तीनों प्रकार से एक रस स्राव होता है, और इन्हीं तीनों प्रकार के रस को स्राव को जब हम लोग सम्मिलित रूप से जठर रस कहते हैं। इन्हीं तीनों से एक रस स्राव होता है, और इन्हीं तीनों रसों के सम्मिलित रूप को हम लोग जठर रस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। जठर रस में क्या होता है, तो यानी कि इन तीनों से रस स्रावित होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। और ये जठर रस में क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है और पेप्सिनोजन होता है, ठीक है। ये चारों रस स्राव होता है, जिसे इन्हीं चारों रस को हम लोग सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका स्राव जो होता है अम्लजन कोशिका या इस कोशिका से होता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका या फिर भीतीय कोशिका से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl का जो स्राव होता है वह किससे होता है, अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। देखिएगा, तो जठर रस में क्या था, पेप्सिनोजन भी था, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे स्राव होता है, तो अम्लजन से होता है। तो ये पेप्सिनोजन जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये पेप्सिनोजन निष्क्रिय था, इसको क्या कर देते हैं, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। क्या कर देता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा अब आगे। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है। पेप्सिन जो होता है भोजन के प्रोटीन पर क्या करता है, कार्य करता है, उसे पेप्टोन में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, पेप्सिनो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यह पेप्सिनोजन जो था यह निष्क्रिय था, इसको किसने सक्रिय में बदल दिया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन जो होता है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है। क्या करता है, भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या कर देता है, पेप्टोन में बदल देता है। कौन, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट में, तो पेप्सिन बदलता है। याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में कौन बदलता है, तो आपका हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है, पेप्टिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जो अम्लजन कोशिकाओं से जिसका स्राव होता है वो क्या स्राव होता है, अम्लजन कोशिका से, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो ये जो होता है जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है, यानी कि जीवाणु को नष्ट करने का भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्य करता है, तथा भोजन के साथ साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे साथ कुछ बैक्टीरिया भी आती है, उसको क्या करता है, यह नष्ट करता है। क्या कर देता है, उसको भी यह नष्ट कर देता है कि भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आती है उसको क्या कर देता है, यह नष्ट कर देता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है, यानी कि म्यूकस, अब देखिएगा अम्लजन कोशिका से किसका स्राव हो रहा था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। भीतीय कोशिका से किसका स्राव होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हो रहा था। अब अम्लजन कोशिका से किसका स्राव होता है, तो अम्लजन का स्राव होता है। ध्यान दीजिएगा, म्यूकस कोशिका से म्यूकस कोशिका से किसका स्राव होता है, तो म्यूकस कोशिका से म्यूकस का स्राव
स्राव होता है। ठीक है, म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। म्यूकस क्या करता है, तो आमाशय की जो दीवार होती है और तथा जठर ग्रंथियों की जो आमाशय की जो दीवार होती है और जठर ग्रंथियों को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तथा एंजाइम पेप्सिन से क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, म्यूकस। ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। मनुष्य की जो आमाशय होती है उसमें लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। कितना लीटर, 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है हमारे जो आमाशय होती है उसमें। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, आमाशय की ग्रंथियां से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव घट जाता है। आमाशय की जो दीवार होती है, इस आमाशय की जो ग्रंथियां होती है, इनसे कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में अम्लीय स्राव होता है। क्या होता है, अम्ल का स्राव होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण इनकी जो दीवार होती है सुरक्षित रखने वाला जो म्यूकस होता है, यानी कि जब यह अत्यधिक अम्ल का स्राव होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो जो म्यूकस होता है इसका स्राव क्या होता है, घट जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार का आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आमाशय की जो दीवार होती है, आमाशय की दीवार का जो अंदर वाला भाग होता है, इस कहीं कहीं क्या होता है, गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसे घाव अल्सर कहलाते हैं। और पेट के अंदर मतलब हमारे आमाशय के अंदर ऐसे घाव क्या कहलाते हैं, अल्सर कहलाते हैं, अल्सर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। यह चूंकि आमाशय की दीवार में होता है, तो आमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यानी कि यह हमारे आमाशय की दीवार में होता है, तो आमाशय की दीवार में होता है, तो इस प्रकार की घाव को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के यथार्थ भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है। यानी कि जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं, उनमें यह होता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, देखिएगा, आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है। जैसे कि हमने वहां पे देखा था कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा है, इसके साथ साथ भोजन का जो वसा होता है इसका भी पाचन होता है। ठीक है, इसमें आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है। यहाँ जो वसा होता है इसका आंशिक रूप से पाचन होता है, किसके द्वारा, तो एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेस कहते हैं, इसके द्वारा ही यहाँ पे वसा का आंशिक पाचन होता है आमाशय में। ठीक है, अब देखिएगा, गैस्ट्रिक लाइपेस वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक लाइपेस जो होता है वसा और या फिर वसा अम्ल को किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह होता है। अब इसके बाद जो हमारे आमाशय में जो भोजन मिलता है वो किसकी तरह हो जाता है, गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग काइम कहते हैं। आमाशय में जो भोजन होता है वो वसा पाचन, प्रोटीन के पाचन के बाद कैसे हो जाता है, काइम की तरह हो जाता है। ठीक है, यानी कि गाढ़े लेई की तरह हो जाता है और इसे हम लोग काइम कहते हैं। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। काइम जो होता है कि हमारा जो गाढ़े लेई की तरह जो भोजन बना हुआ था, ये क्या होता है कि एक पाइलोरिक छिद्र होता है आमाशय के। ठीक है, आमाशय में एक पाइलोरिक छिद्र होता है, आमाशय में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। इसके द्वारा ही हमारे आमाशय में जो भोजन होता है वह कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा आमाशय से हमारा जो भोजन होता है वह छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लोग छोटी आंत के बारे में। ठीक है, भोजन अब काइम की तरह बना, अब हमारे आ गया पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में। अब बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है, या बेलनाकार रचना होती है। छोटी आंत क्या है, तो हमारे आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। देख लेते हैं छोटी आंत को थोड़ा, यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिएगा, ये वाला जो आपको टोटली पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो वाइट कलर का, ये हमारा है छोटी आंत, देख सकते हैं, ये हमारा है छोटी आंत। इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं, देखिएगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है यही हमारा क्या है, छोटी आंत है। ठीक है, यही हमारा क्या है, छोटी आंत है। इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है यही हमारा क्या है, छोटी आंत है। तो छोटी आंत क्या होती है कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत लंबा भाग है, यह बेलनाकार रचना है, बेलन के आकार की रचना होती है। आहारनाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, और आहारनाल की यानी कि छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है, पूरी होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। आप छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो याद
रखिएगा 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे जैसे भिन्न भिन्न जंतु मतलब अलग अलग प्रकार के जंतु में जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है अलग अलग हो सकती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। लंबाई जो होता है सामान्यतः किस पर निर्भर करता है? भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है कि आप भोजन किस प्रकार के कर रहे हैं, इस पर यह निर्भर करता है छोटी आंत की लंबाई। जैसे शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत की जो लंबाई होती है क्या होती है? अधिक होती है, ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। क्यों होती है भाई? जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक, ताकि उसमें छोटी जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का पाचन ठीक तरीके से हो सके, इसलिए छोटी आंत की उस शाकाहारी जंतुओं में लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। मांसाहारी जो भोजन होता है इसका पाचन जो होता है बहुत ही सरल होता है, किसके बावजूद? शाकाहारी भोजन के बावजूद, ठीक है। तो इसलिए मांसाहारी जंतु की जो छोटी आंत होती है लंबाई में कम होती है, और इसलिए जो हमारी जो मांसाहारी जंतु होते हैं इसकी छोटी आंत जो होती है काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे शाकाहारी जो भोजन होता है काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, काफ़ी अधिक, ठीक है, समय लगता है। यानी मांसाहारी जंतु में अपेक्षाकृत क्या होता है? सरल होता है, और ये काफ़ी कठिन होता है शाकाहारी भोजन का, ठीक है। तो इसलिए शाकाहारी जो जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, और यहाँ पे जो मांसाहारी जंतु होते हैं छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है। अब यहाँ पे देखिएगा छोटी आंत 3 भागों में बटे होते हैं, ठीक है। छोटी आंत जो होती है कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। देखिएगा ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी क्या है? तो छोटी आंत का पहला भाग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। छोटी आंत जो होता है 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी जो होता है जो छोटी आंत होता है इसका पहला भाग होता है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। अमाशय का जो पाइलोरिक भाग होता है वह ठीक बाद शुरू होता है, कौन? ग्रहणी। देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, देखिएगा ये है आमाशय। यहीं पे ये हमारे क्या होता है? यहाँ पे यही होता है हमारा ग्रहणी। आमाशय के पाइलोरिक छिद्र जो होता है उसके बाद ही शुरू होता है हमारा ग्रहणी, ठीक है। आमाशय के ठीक बाद, आमाशय के जो पाइलोरिक छिद्र होता है उसके बाद खुलता है ग्रहणी। देखिएगा यह जो ग्रहणी होता है यह सी का आकार का होता है, सी के आकार का होता है। हमारा जो ग्रहणी होता है किस आकार का होता है? सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नालिका खुलती है। ग्रहणी जो होती है इसमें एक बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक क्या होती है? नलिका खुलती है, एक नाली खुलती है, ठीक है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जोड़ने से बनी होती है, और ये जो नलिका खुलती है क्या होती है कि 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं से जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका आग्नेयाशी वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी होती है। देखिएगा इनमें एक नलिका जो होती है आग्नेयाशी वाहिनी होती है, और दूसरी नलिका क्या होती है? मूल पित्त वाहिनी होती है। यानी कि हमारे जो ग्रहणी होती है इससे 2 नलिका खुलती है, ठीक है, 2 नलिका यहाँ से निकलती है। तो एक नलिका जो होती है ये नलिका जुड़ जाती है, आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो पहली जो नलिका होती है आग्नेयाशी वाहिनी कहलाती है, और दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, देखेंगे तो एक नलिका यह अग्नाशय से आता है, इसे हम लोग आग्नेयाशी वाहिनी कहते हैं। चूंकि यह आग्नेयाशय से आ रहा है तो इसलिए इसे आग्नेयाशी वाहिनी कहते हैं। और ये आ रहा है ग्रहणी से, यहाँ से एक नलिका निकलती है जिसे मूल पित्त वाहिनी कहते हैं, और ये दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो ये दोनों नलिका देख रहे हैं तो यही है आग्नेयाशी वाहिनी, और ये है मूल पित्त वाहिनी, ठीक है। मूल पित्त वाहिनी और ये हो गए आग्नेयाशी वाहिनी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए। तो ये क्या होती है? दोनों आपस में जुड़ जाती है, और किससे निकलती है? ग्रहणी से एक निकलता है और एक आग्नेयाशय से निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा अब हमने ग्रहणी के बारे में बात कर लिया। जेजुनम, जेजुनम जो होती है छोटी आंत का मध्य भाग होता है, यानी कि जेजुनम जो होता है छोटी आंत का जो बीच वाला भाग होता है वह जेजुनम होता है, ठीक है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत जो होता है उसका सबसे अधिक भाग किसका होता है? तो इलियम का होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है, और हमारा जो इलियम होता है इसी में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, पूरी तरह पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है, और पचा हुआ जो भोजन होता है इसका अवशोषण भी छोटी आंत के इलियम में ही होता है। याद रखिएगा पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत के इलियम में ही होता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, आग्नेयाशी रस। देखिएगा छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वह किस किस सहायता से होता है? पित्त, आग्नेयाशी रस और आंत रस या शक्कर एंटीरक्स, इन तीनों के मिलने से होता है, जो क्रमशः यकृत, अग्नाशय या तथा आंत ग्रंथियों के स्राव की क्रिया से होता है। और ये देखिएगा
पित्त जो होता है किससे स्राव होता है, तो यकृत से होता है। आग्नेयासी रस जो होता है अग्न्याशय से होता है, और आंत रस जो होता है आंत ग्रंथियों से होता है। इन्हीं तीनों में हमारा जो छोटी आंत का जो भोजन का पाचन होता है ये इन्हीं तीनों की सहायता से होता है। और ये तीनों किससे स्राव होते हैं, तो यकृत से होता है, अग्न्याशय से होता है और आंत ग्रंथियों से ये तीनों स्राव होते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कि यकृत से होता है पित्त का स्राव, और अग्न्याशय से होता है अग्न्यासी रस का स्राव, और आंत ग्रंथियों से होता है आंत रस का स्राव। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे यकृत के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अब सबसे पहले बात किया पित्त के बारे में, तो पित्त के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में वो अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, यकृत क्या है, तो यह यकृत जो है हमारी शरीर की सबसे बड़ी, भार के विचार से बात करें तो यह करीब 1.5 kg की होती है। कितनी होती है, 1.5 kg से। भार के विचार से सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत जो होती है भार के विचार से हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यह कहाँ से शुरू होती है, तो उदर गुहा के ऊपरी दाहिनी भाग में यह अवस्थित होती है। ध्यान दीजिएगा, यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है। जैसे कि हमने आपको आगे ही बता दिया था कि यकृत जो होता है यकृत से ही पित्त का स्राव होता है। तो यकृत जो कोशिकाएं होती है, यकृत की जो कोशिकाएं होती है उससे क्या होता है, पित्त का स्राव होता है। ठीक है, स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। और जो हमारी यकृत की कोशिकाएं से जो पित्त स्राव होता है इसको कहीं पे इकट्ठा करना आवश्यक है, तो यह पित्ताशय नामक एक थैली होती है, वहीं पे जाकर के क्या होती है, इकट्ठा होती है। तो पित्ताशय नामक एक छोटी सी थैली जैसी रचना में होती है। यकृत में कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं होती है। अब यकृत के अंदर कई छोटी छोटी नलिकाएं होती है, नाली होती है। ठीक है, नाली कह सकते हैं, नाली के रूप में ही होती है, नलिका होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यकृत नलिका कहती है, यानी यकृत नलिका निकली हुई होती है। ठीक है, यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर मूल पित्तवाहिनी बनाती है। और यकृत नलिका होती है क्या, यकृत नलिका से कुछ पित्ताशय से यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली, समझिएगा, यकृत नलिका जो होती है यह एक पित्ताशय से एक नलिका निकलती है जो साथ में जुड़ करके क्या बनाती है, मूल पित्तवाहिनी बनाती है, यहीं से यह बनती है। ठीक है, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है, तो हमारा हमारा जो यकृत होता है उससे पित्त का स्राव होता है, यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। तो ये जो पित्त होता है यह गाढ़ा होता है एवं क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय मतलब क्षारीय द्रव होता है, हरा रंग का होता है, गाढ़ा होता है एवं क्षारीय द्रव है पित्त आपका। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। और पित्त जो होता है, पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित दो मुख्य कार्य होता है। पित्त के क्या कार्य भाई, पित्त के भी कार्य को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पित्त के कार्य को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या कार्य है, तो पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि आग्नेयासी रस में एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। देखिएगा, पित्त जो होता है अमाशय से ग्रहणी में जो अम्लीय कायम आता है। देखिएगा, हम लोग जब अमाशय जो होता है, अमाशय में हमारा क्या होता है, जो कायम होता है वो अम्लीय होता है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे अमाशय में भोजन जैसे ही पहुंचता है तो यह गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। और यह कहाँ होता है, गाढ़े लेई की तरह पाइरोरिक छिद्र के द्वारा हमारे छोटी आंत में आ जाता है। तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, यानी कि सबसे पहले बात है कि ग्रहणी में पहुंचेगा। तो ग्रहणी में जब वो पहुंचता है तो यानी कि जब अमाशय में था तो वह अम्लीय रूप में था, अम्लीय था। तो यह अम्लीय कायम जैसे ही ग्रहणी में पहुंचता है तो पित्त जो होता है इसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है। अम्लीयता को नष्ट करके इसको क्या बना देते हैं, क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। और क्षारीय क्यों बनाता है, क्षारीय बनाना क्यों आवश्यक है, ताकि आग्नेयासी जो रस होती है इस पे, आग्नेयासी रस के जो एंजाइम होते हैं इस पर क्या कर सके, क्रिया कर सके, अपना काम कर सके। ये होता है पित्त का पहला कार्य। ठीक है, दूसरा कार्य यहाँ पे देखिएगा, तो पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है, वो विखंडन तथा पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। पित्त के जो लवण होते हैं इसकी सहायता से हमारे भोजन में जो वसा होता है, हमारे भोजन में जो वसा होता है इसका क्या होता है, विखंडन होता है। विखंडन क्यों होता है, तो विखंडन कौन करते हैं, तो पित्त के जो लवण होते हैं यह इसकी सहायता से भोजन का क्या होता है, भोजन के वसा का विखंडन होता है। ठीक है, ताकि वसा जो होता है वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ये और इसकी सहायता से विखंडन करना, हमारे भोजन के वसा को विखंडन करना क्यों आवश्यक है, ताकि वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है इस पर क्या कर सके, आसानी से काम कर सके। इसलिए पित्त जो होता है इसको क्या कर देता है, विखंडन कर देता है। दो कार्य हमने देख लिया। अब बात करते हैं आग्नेयाशय के बारे में। जैसे कि हमने बात किया था कि यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बात किया था कि यहाँ पे हमने बात किया था कि ये भोजन में पित्त, आग्नेयाशय रस और आंत रस निकलता है। ठीक है, इन्हीं तीनों की सहायता से हमारे आंत में, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। तो हमने पित्त का देख लिया और पित्त का कार्य भी देख लिया। अब बात करते हैं आग्नेयाशय से जो आग्नेयाशय रस निकलता है इसके बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं यकृत के बारे में। यकृत को हमने नहीं देखा, यकृत देख लेते हैं। देखिएगा, ये है हमारा अमाशय, ठीक है, ये क्या है हमारा अमाशय, और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यही हमारा क्या है, यकृत है। अब कर रहे अब यहाँ पे थोड़ा अग्न्याशय देख लेते हैं, ठीक है। अग्न्याशय जो होता है ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है अमाशय के ठीक नीचे, ये वाला जो पार्ट है यही हमारा है अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय है, और इसमें यकृत थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इस पिक में यकृत देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अग्न्याशय नहीं दिखाया है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा यकृत, ठीक है। यकृत देख लिए, अब चलिए आगे देखते हैं लोग। अग्न्याशय के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो आग्नेयाशय कहलाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि अग्न्याशय के ये वाला जो है ये पीले रंग की होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे होती है, ठीक है। ये पीले रंग की होती है, यही क्या कहलाती है, अग्न्याशय कहलाती है, ठीक है। अग्न्याशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्न्याशय वाहिनी आती है। देखिए, अग्न्याशय में जो होती है एक पतली पतली नलिकाएं होती है, बहुत ही पतली पतली नलिकाएं होती है जो क्या करती है, आपस में जुड़ जाती है और एक अग्न्याशय वाहिनी बनाती है, ठीक है। अग्न्याशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं। अब देखिएगा, अग्न्याशय वाहिनी और वहां पे मूल पित्त वाहिनी, आगे हमने मूल पित्त वाहिनी के बारे में देखा। तो अग्न्याशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी मिलकर के क्या बनाती है, एक बड़ी नलिका बनाती है। फिर ये नलिका क्या करती है, एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है, और ये फिर ये नलिका क्या करती है, एक छिद्र होता है उसके ही सहायता से क्या करती है, एक ग्रहणी में खुलती है। अग्न्याशय रस में ट्रिम्पस, एमाइलेस, राइपेस, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाई जाती है। और अग्न्याशय रस में क्या होता है, तो ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेस होता है, लाइपेस होता है और न्यूक्लियस होता है, यह अग्न्याशय रस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अग्न्याशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी मिलकर के एक लंबी नलिका बनाती है, ठीक है। और ये कहाँ खुलती है, तो एक छिद्र की सहायता से ग्रहणी में खुलती है, ठीक है। ग्रहणी क्या है, तो छोटी आंत का एक भाग है, ठीक है। अब देखिएगा, अग्न्याशय रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार से क्रिया करते हैं। अग्न्याशय रस के जो एंजाइम होते हैं भोजन के अवयवों पर कुछ इस प्रकार से क्रिया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आंत ग्रंथियों के बारे में। आंत ग्रंथियाँ क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। अग्न्याशय के बारे में हमने समझ लिया, अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकल रहा था, ठीक है। इसके बारे में हमने देखिए अग्न्याशय रस में भी क्या होता है, 4 प्रकार के रस स्राव होता है जिसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं आंत ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। आंत ग्रंथि से क्या होता है, आंत रस स्राव होता है। आगे हमने देखा था कि आंत रस जो होता है यह हमारे छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो आंत रस क्या होता है, तो छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है। छोटी आंत जो होती है उसकी जो दीवार होती है उसमें कई ग्रंथियां होती है। इनका स्राव आंत रस या सकस एंटेरिक्स कहलाता है, और इन्हीं ग्रंथियों से एक रस स्राव होता है, क्या कहलाता है, आंत रस कहलाता है। इन्हीं ग्रंथियों से क्या होता है, एक रस स्राव होता है जो आंत रस कहलाता है, ठीक है। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनकी क्रिया देखिएगा, वो छोड़िए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो उन जो हमारी जो छोटी आंत होती है उस पर कई छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है जिसे हम लोग आंत रस कहते हैं। इसी ग्रंथियों से एक रस स्राव होता है जिसे हम लोग आंत रस कहते हैं। देखिएगा, इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और इस प्रकार क्या होती है कि हमारी जो छोटी आंत होती है, हमारे छोटी आंत जैसे कि वहाँ पे आंत रस निकला, तो इसी प्रकार हमारी जो छोटी आंत होती है क्या होती है, यहाँ पे पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण हो जाती है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील और सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। यानी कि छोटी अमाशय से जो भोजन हमारे जो अमाशय में जो भोजन था गाढ़ेले की तरह था, जब छोटी आंत में आया तो पाचन की क्रिया जैसे ही पूर्ण होती है तो भोजन के जटिल जो रूप होते हैं यानी कि अघुलनशील जो अणु होते हैं क्या होते हैं, सरल बन जाते हैं। पहले भोजन जटिल था, अब यह बन गया सरल, बहुत ही आसान सरल बन गया और घुलनशील अणुओं में बदल गया। अब देखिएगा, भोजन के पहले क्या था, जटिल था और अघुलनशील अणु था, अब क्या हो गया, सरल और घुलनशील अणु हो गया। इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है। और जैसे ही हमारा भोजन अमाशय में भोजन क्या होता है, कायम की तरह होता है। जैसे ही हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो यह और भी तरल हो जाता है, और इस अवस्था को हम लोग चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। तो कायम और भी तरल हो जाता है तथा अब यह क्या कहलाता है, चाइम कहलाता है, चाइल कहलाता है। चाइल से पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम की बिलाई के द्वारा होता है। अब चाइम जो होता है, यह चाइल में जो पचा हुआ जो भोजन होता है इसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो एक इलियम की बिलाई के द्वारा होता है। इलियम में एक बिलाई होता है, उसके द्वारा ही भोजन का अवशोषण होता है जो चाइल होता है, ठीक है। चाइल में जो पचा हुआ भोजन होता है उसका। अब देखिएगा,
अवशोषण के उपरांत सरल भोजन बिलाई में उपस्थित रुधिर कोशिका के रुधिर में मिल जाते हैं। देखिएगा, अवशोषण जैसे ही होता है उसके बाद सरल जो भोजन होते हैं, सरल भोजन के बिलाई में उपस्थित जो रुधिर कोशिका होती है वह रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर संचालन द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। और रुधिर संचार द्वारा ये क्या होते हैं कि विभिन्न भागों में जाकर के वितरित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत आहारनाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत क्या होती है कि छोटी आंत जो होता है आहारनाल का अगला भाग बड़ी आंत में आकर के खुलता है। बड़ी आंत दो भागों में बंटा होता है। बड़ी आंत जो होता है, जैसे कि हमने छोटी आंत देखा 3 भागों में बंटा था, वही बड़ी आंत जो होता है क्या होता है 2 भागों में बंटा होता है। ये भाग कोलन कहलाते हैं और मलाशय या फिर रेक्टम कहलाते हैं। बड़ी आंत का पहला भाग कोलम कहलाता है और दूसरा भाग मलाशय या फिर रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाती है। देखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है और उसे हम लोग सीकम कहते हैं, जो कि सीकम कहलाता है। ठीक है, सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। देखिएगा, सीकम जो होता है उसके शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है। ये क्या होता है, जिसका सिरा बंद होता है। और सीकम की जो सिरा होती है क्या होती है, बंद होता है। यह रचना क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। मनुष्य के आहारनाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। मनुष्य का जो आहारनाल है इसमें जो अपेंडिक्स होता है इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। ये हमारे आहारनाल में कोई भी कार्य नहीं करता है, इसलिए मनुष्य का आहारनाल का यह अवशेषी अंग भी कहलाता है। क्वेश्चन में पूछता है, यह एक अवशेषी अंग है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि यह एक अवशेषी अंग भी है। कोलन 3 भागों में बटा होता है। कोलन जो होता है यह 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, विभक्त होता है फिर बटा होता है। ये भाग कौन कौन से, उपरगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। जो कोलन होता है, जो जैसे कि हमारा छोटी आंत बड़ी आंत 2 भागों में बटा था, कोलन और मलाशय। अब ये कोलन जो होता है ये भी 3 भागों में बटा होता है, अपरिगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। अधोगामी जो कोलन होता है ये क्या खुलता है, रेक्टम में जाकर के खुलता है, जो अंत में मलद्वार में खुलता है। और रेक्टम कहाँ खुलता है, तो अंत में जाकर के यह मलद्वार में खुलता है, शरीर से बाहर खुलता है। यह मलद्वार के शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अपचा भोजन इलियम से कोलन, देखिएगा अपचा भोजन जो होता है इलियम के से कोलन में होते हुए, कोलम में से होते हुए रेक्टम में पहुंच जाता है। अपचा जो भोजन होता है इलियम से कोलन में से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, रेक्टम में पहुंच जाता है। बड़ी आंत में के इन भागों में अपचय भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित होता है। बड़ी आंत का ये जो भाग होता है इसमें क्या होता है, अपचय भोजन के साथ साथ कुछ जल भी होता है। ठीक है, जो अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम से में संचित रहता है। अंत में जो अपचा भोजन क्या होता है, मल के रूप में क्या होता है, अस्थायी तौर पर क्या होता है, रेक्टम में जो होता है इकट्ठा रहता है, संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और यहाँ से जो अपचा भोजन होता है समय समय पर क्या होता है, इसको शरीर एक रास्ते द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारे मनुष्य में पोषण। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।